अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आसिम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम एक सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे जो कि मैं समझता हूँ कि जितनी भी पहले हमने सिविलाइजेशन जो है डिस्कस की हैं इस यूट्यूब चैनल में, ये उन सब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि इनका किया हुआ हर काम आज किसी न किसी फॉर्म में मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर मौजूद है। आप आर्किटेक्चर देख लें, आप लिटरेचर देख लें, साइंस देख लें, स्पोर्ट्स देख लें, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देख लें, आप कोई एक फीचर भी उठा के देख लें मॉडर्न वर्ल्ड का, तो आपको जब आप उसकी हिस्ट्री में पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ग्रीक्स ने स्टार्ट किया था। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे एंशियंट ग्रीक्स की। एंशियंट ग्रीक्स जो हैं ये मेडिटेरियन सी के करीब डिफरेंट छोटे छोटे आइलैंड्स थे। स्टार्ट के अंदर अगर हम देखते हैं तो बाद में वो जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो सिटी स्टेट्स के अंदर कन्वर्ट हुए। कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता था, कोई रोड्स नहीं थी वहाँ पर। मेनली लोग छोटे छोटे आइलैंड्स के ऊपर रहते थे और मेनली जो है बोट्स के ज़रिए ही ट्रैवल करते थे। ये जब ये आइलैंड जो हैं ये इनकी तादाद तकरीबन 150 बताई जाती है, 150। इनके ऊपर जो डिफरेंट जो रिच पीपल हैं या ग्रुप ऑफ रिच पीपल हैं वो रूल कर रहे थे इस तरह से। अच्छा, अब इसमें दो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है विद द पैसेज ऑफ टाइम, दो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सिटी स्टेट्स थे जो बहुत फेमस हुए, वो एक एथेंस है जो अभी भी जो मॉडर्न ग्रीस है उसका जो कैपिटल है। सेकंड था स्पार्टा, और दोनों जो है ये एक दूसरे से ऑपोजिट थे। एथेंस बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और बहुत ज़्यादा जो एजुकेशन के ऊपर काम करने वाले, अरिस्टोटल वहाँ का रहने वाला था, स्कूल्स थे वहाँ पे, कॉलेजेस थे, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते थे, साइंस के ऊपर काम किया गया, लिटरेचर पे, आर्ट पे। स्पार्टा देखें तो वो टोटल डिफरेंट थे। वो विलेजेस के अंदर रहते थे और उनका सिर्फ एक ही काम था, लड़ना। वो लड़ना जानते थे, वो अपने बच्चों को ट्रेनिंग्स देते थे। 7 साल की एज में वो अपने बच्चों को आर्मी की ट्रेनिंग देना शुरू कर देते। वॉरियर्स थे जो बेसिकली जो स्पार्टन्स थे। तो ये दो बेसिक जो मेन जो सिटी स्टेट्स हैं इनके, ये मैंने आपको इन दोनों का बताया। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं इनके आर्किटेक्चर की। इनका आर्किटेक्चर बहुत फेमस है। अगर आप समझना चाहते हैं कि ग्रीक आर्किटेक्चर किस तरह का है तो आप सिंध हाई कोर्ट की बिल्डिंग देख लें जो कराची में है, आप वाइट हाउस देख लें अमेरिका का। दुनिया के अंदर अभी भी स्टिल पूरी दुनिया के अंदर जो ग्रीक आर्किटेक्चर है उसको कॉपी किया जाता है और उसके स्टाइल के ऊपर जो है वो डिफरेंट बिल्डिंग्स जो है वो बनाई जाती हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ग्रीक रिलीजन। ग्रीक रिलीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा मूवीज़ बनाई गई। ज़्यूस जो है वो अभी भी आप बहुत सारी मूवीज़ हैं वो देख लें, प्रिंस ऑफ पर्शिया है, इसके अलावा क्लैश ऑफ टाइटन्स है, स्पार्टा 300 है। इस तरह इस नेम से बहुत सारी मूवीज़ हैं जिसके अंदर आपको ज़्यूस का तज़किरा मिलेगा। ज़्यूस जो इनका बेसिक मेन जो गॉड था, एफ्रोडाइटी, एथेनी, ये इनके गॉडेसेस और गॉड्स के नेम थे। और ग्रीक समझते थे कि वहाँ पर एक माउंटेन थी जिसको माउंट ओलंपस बोलते थे। ये समझते थे कि ये गॉड्स वहाँ पर रहते हैं और जब लोगों को इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये नीचे आते हैं। मे बी ये नेचुरल फोर्स की फॉर्म में, हवा की सूरत में, इंसानों के रूप में ये नीचे आते हैं। और वो ये भी समझते थे कि इन सब के अंदर ह्यूमन क्वालिटीज़ भी हैं। जैसे अभी भी मूवीज़ में दिखाया जाता है कि ज़्यूस का जो है हरकुलिस जो है वो ज़्यूस का बेटा है, ठीक है। इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जो ग्रीक्स के थे। तो इसके ऊपर लिटरेचर भी काफ़ी सारा, बुक्स भी लिखी गई, मूवीज़ भी बनाई गई। तो बेसिकली आप समझने की बात यह है कि जो इनका पूरा रिलीजन जो है वो ज़्यूस के इर्द गिर्द जो है वो घूमता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है, ये फीचर है ग्रीक्स का, एंशियंट ग्रीक्स का, वो है स्पोर्ट्स। जी हाँ, ओलंपिक गेम्स जो आज पूरी दुनिया के अंदर बहुत फेमस है और हर खिलाड़ी उसके अंदर शिरकत करने को ही बहुत ज़्यादा अहमियत देता है और एजाज़ समझता है कि मैंने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। ये 776 BC में ये स्टार्ट हुई और ये होता ये था कि इसके अंदर टोटल 5 स्पोर्ट्स थी। जैवलिन थ्रो है जिसके अंदर चैरियट रेसेस हैं, 180 मीटर रेस है, डिस्क थ्रोइंग है, ठीक है। ये सारी स्पोर्ट्स, मैराथन रेस बाद में इसके अंदर ऐड हुई। जब बैटल ऑफ मैराथन हुई उसके बाद मैराथन भी इसका पार्ट बनी। तो ये होता, जब ये स्टार्ट होती थी माउंट ओलंपस पे ये स्टार्ट होती थी, तो इसके जब स्टार्ट होने के 1 मंथ पहले तक जितने भी ये स्टार्ट के अंदर ये रिलीजियस फेस्टिवल था, ये भी याद रखें, ये स्पोर्ट्स नहीं थी, ये रिलीजियस फेस्टिवल था इन द ऑनर ऑफ गॉड ज़्यूस।
एक महीना पहले ये तमाम लड़ाइयाँ हर चीज़ बंद कर देते थे, तो जितने स्पोर्ट्समैन होते थे और जितने कंपेटिटर्स होते थे देखने वाले, ये सारे माउंट ओलंपस पे जमा होते थे और फिर वहाँ पर ये गेम्स वगैरह होती थी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी ग्रीक ड्रामा या ग्रीक लिटरेचर। अगर आप देखें तो ये अभी भी जो इंग्लिश लिटरेचर आपको जो नज़र आता है उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ग्रीक लिटरेचर का है। ग्रीक्स वो पहले लोग थे जिन्होंने परमानेंटली थिएटर बनाए। थिएटर जैसे होते हैं ओपन एयर थिएटर, वैसे इन्होंने थिएटर बनाए और ग्रीक ही पहले वो लोग थे जिन्होंने बाकायदा स्क्रिप्ट लिखा। अभी जो ड्रामा फिल्म जो कुछ भी आप लोग देख रहे होते हैं इसका बाकायदा स्क्रिप्ट होता है, लिखा जाता है, डायलॉग्स लिखे जाते हैं। तो ये काम पहली दफ़ा जो किया वो ग्रीक्स ने किया। ठीक है, इनके जो पहले स्टार्ट के अंदर जो प्लेस होते थे उसके अंदर जो वुमेन्स हैं उनका कोई किरदार नहीं होता था, मतलब वुमेन का कोई किरदार है भी तो वो भी जो मेल होते थे वो परफॉर्म करते थे जो डिफरेंट जो गेटअप करके। ठीक है जी, तो ये आपकी सामने लिटरेचर आ गया। उसके बाद आ जाता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जी, डेमोक्रेसी, जिसको आज आप लोग बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हर तरफ यही शोर होता है। तो ये डेमोक्रेसी किसने स्टार्ट की? ये भी ग्रीक्स ने स्टार्ट की। ये डेमो का मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में पीपल और क्रेटन का मतलब होता है रूल, मतलब लोगों का रूल, आम जो जनरल पब्लिक है वो कैसे रूल कर रही है। तो इनकी डेमोक्रेसी ऐसे होती थी कि तकरीबन 500 सिटीजन सिलेक्ट किए जाते थे, एक काउंसिल बनाई जाती थी, मेंबर्स होते थे और ये हर साल जो है एक माउंटेन्स है निक्स उसका नाम था, वहाँ पर ये इकट्ठे होते थे और इनकी मीटिंग होती थी और वहाँ पर फिर नए लाज बनाए जाते थे, लोगों से मशवरा किया जाता था। वो 500 जो एक काउंसिल होती थी वो बैठती थी और लोग उसके अंदर अपनी राय देते थे, जो सिटीजन्स हैं वो आते थे। अब उन सिटीजन के अंदर सिर्फ मेल शामिल होते थे, उसके अंदर बच्चे, स्लेव्स और वुमेन्स, वो लोग सिटीजन का पार्ट नहीं होते थे। और फिर ऐसा नहीं था कि वो जो 500 हैं या वो जितने भी लोग वहाँ पर मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, तो ये भी कोशिश की जाती थी कि कोई इन्फ्लुएंस ना करे, कोई बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर आगे लोगों के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश ना करे। उसको भी, उससे जान छुड़ाने का भी उन्होंने तरीकाकार रखा हुआ था कि कोई बहुत ज़्यादा अगर ऐसा जो है वो बनने की कोशिश करता, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता, तो उसको ये वो ऑस्ट्रा का एक इनका एक प्रोसेस था कि एक ब्रोकन पोट्री जो होती थी ना उसके ऊपर उसका नाम लिख के किसी एक उसके ऊपर पीस के ऊपर नाम लिख के तो वो रख देते थे। तो जिसके ज़्यादा निकलते थे, बहुत ज़्यादा अगर कोई एक नाम निकला तो फिर उस बंदे को उस काउंसिल में से या उस मेंबर उस इजलास में से नहीं बैठाया जाता था, उसको निकाल दिया जाता था। तो टोटल डेमोक्रेसी थी ये इन्होंने स्टार्ट की और ये जो डेमोक्रेसी है ये तकरीबन 510 BC के अंदर ये स्टार्ट हुई। उससे पहले ये मोनार्की, डिक्टेटरशिप, ओलिगार्की, इस तरह के जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो ग्रीक्स के अंदर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी स्टार्ट करने का भी जो हम क्रेडिट देते हैं वो हम ग्रीक्स को देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखें तो पहले तो अगर आप लिटरेचर में देखें तो अरिस्टोटल है, फिर अरिस्टॉचस है, ठीक है, जो उसने जो ये मूवमेंट ऑफ अर्थ के ऊपर काम किया। आर्किमिडीज है जिसने ये वाटर के ऊपर, वाटर की मूवमेंट के ऊपर ही वर्क ऑन इट। पैथागोरस है जिसने ये जो पैथागोरस थ्योरम 10th में पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स के अंदर, वो पैथागोरस ने बनाया। हिप्पोक्रेट्स एक डॉक्टर था, बहुत फेमस डॉक्टर था, जो अभी पेशेंट की जो कंप्लीट हिस्ट्री लिखी जाती है ये हिप्पोक्रेट्स ने स्टार्ट की, वो ग्रीक था। फिर अरिस्टोटल है, इसके अलावा अरिस्टोटल के अलावा अगर आप देखें तो आपको और इसके अंदर बहुत फेमस जो आप कह लें जो लिटरेचर के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, फिलोसोफर्स हैं, वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो अलेक्जेंडर। आप सब लोग जानते हैं कि अलेक्जेंडर कौन था, वो ग्रीक था, लेकिन उससे पहले अलेक्जेंडर का बैकग्राउंड देखना ज़रूरी है। अलेक्जेंडर का जो बाप है उसका नाम था किंग फिलिप्स II और ये मैसिडोनिया या मैकडोनिया जो बोलते हैं, ये ग्रीक्स के नॉर्थ के अंदर एक स्टेट थी, वहाँ का किंग था और इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि ग्रीक को जो है वो कन्वर्ट करूँ मैं। तो इसने ये अपनी ख्वाहिश इसकी पूरी हुई एंड ही कन्वर्ट द ग्रीक्स। और उसके बाद 336 BC के अंदर इसका मर्डर हो गया, इसके गार्ड ने इसको मार दिया। तो अलेक्जेंडर की जो एज है उस टाइम पे 20 साल थी, उससे 2 साल अगर पहले देखें तो 338 BC के अंदर जब अलेक्जेंडर 18 साल का था तो ये अपने बाप की फादर की जो कैवलरी है उसका कमांडर बन चुका था। और उससे थोड़ा सा और पीछे जाए तो जब ये 12 साल का था तो इसके बाप ने इसको एक घोड़ा दिया था, एक हॉर्स दिया था, जिसका नाम इसने जो है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग नेम है जो इसने रखा, उसका नाम था बिसीफेलस।
ब्यूसीफेलस का मतलब, ब्यूसीफेलस ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है ऑक्स हेड, कुल्हाड़े की तरह का। तो ये वही घोड़ा है जिसके ऊपर अलेक्जेंडर ने तकरीबन 32,000 किलोमीटर ट्रेवल किया। और जब इसके बाप की डेथ हुई 20 साल की एज में, ये किंग बन गया। और किंग बनने के बाद जो सबसे पहला काम इसने किया, क्योंकि उस टाइम के ऊपर जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, पर्शियन और ग्रीक की एक सीरीज़ हुई थी वॉर की, और उस पर सबसे पहले फिर अलेक्जेंडर ने भी यही किया। सबसे पहले इसने पर्शिया के ऊपर अटैक किया, ठीक है। और उस अटैक के अंदर इसने जो डेरियस 3 था उसको एक दफ़ा डिफीट किया, फिर वो इजिप्ट गया, इजिप्ट से वापस आकर 334 BC के अंदर इसने अगेन डेरियस 3 को डिफीट करके तो जो पर्शिया था उसको कन्वर्ट करके तो ग्रीक का पार्ट बनाया। उसके बाद अलेक्जेंडर की मूवमेंट स्टार्ट रही और आगे ये गया, फिर इसने बैक्ट्रिया, ठीक है, सोग्डियाना, इस तरह की जो स्टेट्स थी उनको कन्वर्ट करता हुआ ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के एरिया में आया। और 326 BC में ये हमारे जो सवात वाला जो रीजन है, हमारे जो ट्राइबल एरियाज है, वहाँ पर ये एंटर हुआ। और 6 माह तक हमारे जो ट्राइब्स के वहाँ के लोग हैं उन्होंने इसे अच्छा खासा मारा, अलेक्जेंडर को। बहुत सारे इसके लोग वहाँ पर जो है उनकी डेथ हुई। उसके बाद आगे ये आया, मूव करता है 327 के अंदर, 26 के अंदर ये पहुँच जाता है तकरीबन टेक्सला तक आता है, जहाँ पर राजा एम्बी वहाँ का रूलर था। उसने इसको वेलकम कहा, इसको ट्राइब्यूट के तौर पर इसकी जो फौज है उसको खाना वगैरह खिलाया, उसके फूड का इंतज़ाम किया, और फिर इसको थोड़ा सा मोटिवेट किया कि आकर जाओ और किंग पोरस के साथ लड़ाई करो। किंग पोरस कौन था? ही वॉज द रूलर ऑफ जेहलम। और राजा एम्बी ने 5000 सोल्जर्स भी इसको दिए। किंग पोरस बहुत बहादुर था और उसने ही रिफ्यूज टू पे द ट्राइब्यूट। उसने कहा मैं आपको कोई पैसे नहीं दूंगा, सरेंडर नहीं करूंगा, तुम लड़ना चाहते हो मेरे साथ आके लड़ लो। और अलेक्जेंडर, बिकॉज डेफिनेटली अलेक्जेंडर को ऐसे ही तो अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं कहते, और उसने बड़ा सरप्राइज किया किंग पोरस को, और उसने रिवर झेलम को उस टाइम पर क्रॉस किया जब वहाँ पर मूनसून था और रिवर झेलम भरा हुआ था, लेकिन वो क्रॉस कर गया। वो रिवर का बोट्स का एक ब्रिज बना के उसने क्रॉस किया और अटैक किया। फिर आगे एक लंबी स्टोरी है जिसके अंदर जो फाइट हुई, जिसके अंदर कुछ 12,000 के तकरीबन करीब जो एनिमी सोल्जर्स हैं उसको उसने मार दिया। किंग पोरस के 9,000 जो है वो पकड़े गए। और इसके अलावा किंग पोरस के जो उसके हाथी थे, एलिफेंट्स थे, उसने सबसे ज़्यादा नुकसान दिया उनको। किंग पोरस भी पकड़ा गया, लेकिन उसके सिर्फ एक जवाब की वजह से, उसके एक आंसर की वजह से अलेक्जेंडर ने उसको छोड़ दिया, जो कि बड़ा फेमस है। उसने कहा हाउ शुड आई ट्रीट यू, उसने कहा कि लाइक वन किंग एंड अदर, कि मेरे साथ तुम उसी तरह का बिहेवियर करो जैसे एक बादशाह दूसरे के साथ रखता है। तो ये जवाब सुनकर तो खैर अलेक्जेंडर ने उसको छोड़ दिया और उसकी स्टेट भी उसको वापस दे दी। लेकिन उसके बाद आगे डिजास्टर था अलेक्जेंडर के लिए। डिजास्टर ये था कि उसके जो, क्योंकि ये जो सब कॉन्टिनेंट का जो एरिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिवर है, पाकिस्तान इंडिया के अंदर एक के बाद एक रिवर क्रॉस करना पड़ता था, और हर रिवर के बाद उनकी मुश्किलात बढ़ जाती थी। बच्चे थे, फैमिलीज भी थी फौजियों के साथ, और सामान था बहुत ज़्यादा उनके पास, तो वो क्रॉस करना मुश्किल हो रहा था। और उन्होंने फिर आगे रिफ्यूज़ कर दिया अलेक्जेंडर को कि हम इससे ज़्यादा नहीं लड़ सकते, हम वापस जाना चाहते हैं, 2-3 साल से लड़ रहे हैं, हम थक गए। सो ये बात सुनकर अलेक्जेंडर ने उनकी मिन्नतें की, उनको थ्रेट किया, लेकिन कोई भी चीज़ जो है वो काम नहीं किया, कारगर साबित नहीं हुई। तो एटलास अलेक्जेंडर ने फिर वापस जाने का फैसला किया। तो ऑलमोस्ट 325 BC के अंदर वो वापस चला गया, और 323 BC के अंदर अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है। मोस्ट प्रोबेबली यही कहा जाता है कि अलेक्जेंडर को जो है वो पॉइजन दिया गया था। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये जो है वो प्लेग, जो चूहों से एक बीमारी फैलती है, शायद उसकी वजह से मरा है। बहरहाल अलेक्जेंडर जो पूरी दुनिया को कन्वर्ट करना चाह रहा था, जिस 34 ईयर्स की एज के अंदर उसकी डेथ होगी। और एक चीज़ जो अलेक्जेंडर ने थ्रू आउट इस टाइम पीरियड, जो एक चीज़ उसने पूरी दुनिया में फैला दी, वो उसका ग्रीक कल्चर था। ग्रीक आर्ट देख लें, ग्रीक कल्चर देख लें, ग्रीक आर्किटेक्चर देख लें, ये जहाँ जहाँ भी अलेक्जेंडर गया तो इसने वहाँ पर अपने लोग छोड़े। इसके सोल्जर्स ने वहाँ पर लोगों से वहाँ की वुमेन से शादियाँ की, और फिर वहाँ पर जो इनका जो कल्चर है वो अपना कल्चर इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर फैलाया। और दूसरा, ये हर जगह के अंदर, हर मुल्क के अंदर इन्होंने अलेक्जेंड्रिया के नाम से सिटीज़ बनाए। अभी तकरीबन सारे ख़त्म हो चुके हैं, अभी भी एक अलेक्जेंड्रिया स्टेट के नेम जो जगह का बाकी है वो इजिप्ट के अंदर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्रीक्स। ये मैंने आपको कुछ थोड़ा सा प्रिसाइज करके इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।